पता नहीं कौन अजीब इंसान है। इतनी रात में फोन किया और बोला भी नहीं। सिया बड़बड़ाई और फोन टेबल पर रखकर आंखें बंद करके सो गई। माँ, आज घर आने में देर हो जाएगी मुझे। आप और बाबा शाम के खाने पर मेरा इंतजार मत करना। सिया अपना बैग कंधे पर डालते हुए बोली। आज क्यों आने में देर होगी? रोज तो तुम टाइम से घर आ जाती हो। शाम को साहब मुझे डिनर पर ले जाना चाहते हैं। आप प्लीज बाबा को समझा देना। माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। तेरे बाबा गुस्सा करेंगे। सिया, माँ मना लेना बाबा को। सैम अपने कुछ खास दोस्तों से मुझे मिलाना चाहते हैं। अगर मैंने उन्हें मना किया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, मैं तेरे बाबा से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ज़्यादा लेट मत होना। ओके माँ, मैं टाइम से घर आ जाऊंगी। आप बस बाबा को मना लेना। अब मैं चलती हूँ। बाय माँ। इतना बोलकर सिया जानकी के गले लगकर घर से बाहर आ गई। इधर मल्होत्रा हाउस में सुबह से ही तैयारी चल रही थी। पूरा मल्होत्रा हाउस सजाया जा रहा था। घर के अंदर कदम रखते ही सिया हैरान रह गई। ये यहाँ क्या हो रहा है और इतनी डेकोरेशन क्यों हो रही है? वह मन ही मन बोली और आगे बढ़ गई। मीना, कोई फंक्शन है क्या घर में, जो इस तरह घर को सजाया जा रहा है? सिया ने किचन में काम कर रही मीना के पास आकर पूछा। आपको नहीं पता दीदी, आज आरव भैया का बर्थडे है और राघव भैया हर साल ऐसे ही आरव भैया का बर्थडे मनाते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। मीना खुश होकर बताते हुए बोली। अच्छा, आज राघव भैया का बर्थडे है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आती। सिया परेशान सी होकर बोली। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है दीदी? ड्राइवर के साथ गाड़ी में जाकर ले आइए। सही कहा तुमने मीना। मैं दादी से पूछकर चली जाती हूँ। पहले दादी से मिल आती हूँ। इतना बोलकर सिया गायत्री से मिलने चली गई। सिया ने ऊपर जाने के लिए आखिरी सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखा, अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरने लगी। डर की वजह से सिया के हलक से चीख निकली और वह गिरती उसी वक्त राघव ने आकर उसकी कलाई पकड़ ली। गिरने के डर से सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंखें कसकर बंद हो गईं। सिया का रुख पीछे की ओर था, जिससे वह पूरी तरह पीछे झुकी खड़ी थी और उसकी कलाई थामे उसे संभाले राघव खड़ा उसे ही देख रहा था और नीचे काम करने वाले सारे लोग उन्हें। राघव ने सिया की कलाई खुद की तरफ खींची तो वह उसके सीने से आकर लग गई। आंखें अब भी बंद थीं और दिल बेतासा धड़क रहा था। राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सिया के चेहरे की तरफ देखा और अपनी उंगली से सिया के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछा करने लगा। सिया ने अपने चेहरे पर हाथ का स्पर्श महसूस किया तो झट से अपनी आंखें खोल दी और उससे दूर हो गई। ये क्या कर रहे थे आप? वह नजरें चुराते हुए बोली और इधर उधर देखने लगी। क्या मतलब, क्या कर रहा था? तुम गिर रही थी, तुम्हें गिरने से बचा रहा था। राघव अपने सीने पर हाथ बांधकर सिया के चेहरे पर नजर जमाकर बोला। आपके बचाने से बेहतर तो मुझे गिरना ही पसंद है। वह मुंह ही मुंह बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? कुछ सुना आपने? नहीं, तो फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा। कुछ तो बोला अभी तुमने। शुक्रिया बोल रही थी मैं आपको, लेकिन आपने सुना नहीं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सिया अपनी भौहें ऊपर करते हुए बोली। खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझती हो। क्या करूं? जब मैं इतनी इंटेलिजेंट हूं तो क्यों ना समझूं? क्यों आपको जलन हो रही है मुझसे? इतना फालतू का दिमाग नहीं है मेरे पास जो तुम्हारी बकबक सुनकर खराब करूं। राघव चेहरे पर सख्ती का भाव लाकर बोला और नीचे की तरफ बढ़ गया। पता नहीं खुद को समझते क्या है भाई, जो तुम खुद को समझती हो इंटेलिजेंट। राघव चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोला और वहां से चला गया। रावण कहीं का। सिया गुस्से से बड़बड़ाई और गायत्री से मिलने चली गई। राघव ने पीछे पलट कर देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। दादी, आपने बताया नहीं, कल मुझे आरब का बर्थडे है। सिया गायत्री के रूम में आते हुए बोली। हमारे दिमाग से यह बात निकल गई थी सिया, इसलिए भूल गए थे हम। आप हमारे पास आइए और हमारा कवर्ड खोलकर उसमें एक पैकेट रखा है, वो उठाकर हमें दे दीजिए। दादी, अभी देती हूँ। सिया ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा और कवर्ड खोलकर उसमें से पैकेट निकालकर गायत्री को दे दिया। वहाँ क्यों खड़ी है सिया? आप हमारे पास आकर यहाँ बैठिए। जी दादी। इतना बोलकर सिया गायत्री के पास आकर बैठ गई। यह साड़ी आपको कैसी लग रही है? गायत्री पैकेट से साड़ी निकालकर सिया को दिखाते हुए बोली। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है दादी।
लेकिन यह है किसकी? ये साड़ी हम राघव की होने वाली पत्नी के लिए लेकर आए थे, लेकिन हमें नहीं लगता राघव इस जन्म में शादी करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं ये साड़ी आज की पार्टी में आप पहने। गायत्री की बात सुनकर सिया हैरानी से उन्हें देखने लगी और फिर बोली, दादी ये आप क्या बोल रही हैं? मैं कैसे इस साड़ी को पहन सकती हूँ? ये साड़ी आप अपनी बहू के लिए लेकर आई थी और बहुत ही महंगी साड़ी है। मैं नहीं ले सकती ये साड़ी। आप भी तो हमारी बेटी जैसी ही हैं सिया, और इतनी महंगी भी साड़ी नहीं है। अगर आप आज ये साड़ी पहनेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन दादी मैं कैसे? आप हमें दादी हमारा मन रखने के लिए बोलती हैं, दिल से हमें दादी नहीं मानती, इसलिए आप ये साड़ी नहीं लेना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है दादी जैसा आप सोच रही हैं। मैं आपको दिल से दादी मानती हूँ। हमें यकीन नहीं है आपकी बात पर, दादी सिया से हैरानी से बोली। आप ही बताइए मैं क्या करूं जिससे आपको यकीन हो जाए। मैं आपको दिल से दादी मानती हूँ। हमें यकीन दिलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये साड़ी रखनी है। अगर आपने ये हमारी दी साड़ी रख ली तो हमें विश्वास हो जाएगा आप सच में हमें अपनी दादी मानती हैं। ठीक है दादी, मैं ये साड़ी रख लेती हूँ। रखनी नहीं है बल्कि आज की पार्टी में पहननी भी है। अब आपने इतने प्यार से साड़ी दी है तो पहननी तो पड़ेगी ही ना। सिया चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली, मैं आरब से मिलकर आती हूँ, आप आराम कीजिए। दादी ठीक है, अब आप शाम को ये साड़ी पहने तो सबसे पहले हमें दिखाना, हम देखना चाहते हैं साड़ी में आप कैसी लगती हैं। जी दादी, वह चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली और आरब से मिलने चली गई। ये साड़ी हम आपके लिए ही लेकर आए थे, हमारे राघव की दुल्हन तो आप ही बनोगी सिया, इसलिए हम चाहते हैं आप साड़ी पहनकर राघव के सामने आए। गायत्री चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर मन ही मन बोली। सिया गायत्री से मिलकर आरब के रूम में उससे मिलने आई तो देखा आरब तो अपने रूम में ही नहीं है। ये आरब कहाँ चला गया? बाहर गया होगा। जब आएगा जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दूंगी। उससे पहले जाकर दादी से पूछकर आरब के लिए बाहर से कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आती हूँ। मैं मन ही मन बोली और वहां से चली गई। और फिर सिया गायत्री जी से पूछकर बाजार चली गई। उन्होंने बहुत बार कहा सिया से वो उनकी गाड़ी में ड्राइवर के साथ चली जाए, लेकिन सिया ने मना कर दिया और खुद ही बाजार चली गई। शाम होते ही मेहमानों का आना शुरू हो गया और मल्होत्रा हाउस में लोगों की चहल पहल ने एक खुशनुमा माहौल बना दिया। पार्टी में आने वाले लोगों से राघव और आरब बहुत ही अपनेपन से और खुशी से मिल रहे थे। दादी, सिया आज घर नहीं आई है क्या? सुबह से दिखाई ही नहीं दे रही है। आरब ने एक तरफ बैठी गायत्री के पास आकर पूछा। आई थी सिया, लेकिन आपको बर्थडे पर देने के लिए तोहफा लेने गई हुई है। हम भी कब से उसका ही इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गई है। गायत्री दरवाजे की तरफ देखकर बोली। सिया मल्होत्रा हाउस आई तो वहाँ पार्टी अपने उरूज पर शुरू हो चुकी थी। सब मेहमान आ गए थे। लगता है मैं ही कुछ ज़्यादा लेट हो गई हूँ। सब मेहमान आ गए हैं, लगता है केक कटिंग भी हो गया है। अब क्या फ़ायदा अंदर जाकर, यह गिफ्ट कल आरब को दे दूंगी। सैम के साथ भी डिनर कैंसिल कर दिया और ऊपर से लेट हो गई हूँ। एक काम करती हूँ, घर चली जाती हूँ। माँ की भी 2-3 बार कॉल आ गई है। सिया मनी मन बोली और अपने हाथ में लिया तोहफा बैग में रख लिया और वापस जाने के लिए मुड़ गई। कहाँ जा रही हो? तभी सिया के कानों में आवाज़ पड़ी। उसने पलट कर देखा, राघव खड़ा उसे ही देख रहा था। घर जा रही हूँ, सिया राघव के चेहरे पर नजर जमाकर बोली। दादी कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं, उनसे मिलकर जहाँ जाना है चली जाना। मैं कल दादी से आकर मिल लूंगी, अभी अर्जेंट जाना होगा। ठीक है, दादी को बताओ, तुम उनके लिए काम करती हो तो उन्हें बताना भी तुम्हारा ही हक है। इतना बोलकर राघव ने एक नज़र सिया पर डाली और वहां से वापस पलट गया। यार कितना अजीब इंसान है, जब से मेरी जिंदगी में आया है कभी समझ ही नहीं आया। एक बार दादी से मिल लेती हूँ, उसके बाद ही घर के लिए निकल जाऊंगी। लेकिन इन कपड़ों में कैसे अंदर जाऊं? यहाँ तो सबने एक से एक नए और रिच कपड़े पहने होंगे। मेरी तो सलवार कमीज भी गंदी हो गई है। वह अपने कपड़ों की तरफ देखकर बोली। दीदी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर चलिए। मीना गेट पर सिया को खड़ा देखकर उनके पास आकर बोली। अच्छा हुआ मीना तुम आ गई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सिया मीना को देखकर खुश होते हुए बोली। हाँ बोलिए ना दीदी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लेकिन जल्दी। दादी आपके बारे में कई बार पूछ चुकी हैं
और आरब भैया ने अभी तक केक भी नहीं काटा है। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं और इन कपड़ों में मैं अंदर नहीं जा सकती। दादी के रूम में मेरे कपड़े रखे हैं, तुम बुला दो और अपने क्वार्टर में ले जाओ। भाई, मैं तैयार हो जाती हूँ। ठीक है दीदी, आप चलिए, मैं अभी आपके कपड़े लेकर आती हूँ। मीना ने इतना कहा और सिया के कपड़े लेने अंदर चली गई और सिया मीना के क्वार्टर की तरफ बढ़ गई। मीना, सिया अभी तक आई कि नहीं? गायत्री ने मीना को रोकते हुए पूछा, जो ऊपर जा रही थी। जी दादी, सिया दीदी आ गई हैं, मैं उनके कपड़े ही आपके रूम से लेने जा रही हूँ। ठीक है, सिया को जल्दी आने के लिए बोलना। तुम जाओ। एक तरफ आरव अपने दोस्तों के साथ खड़ा बात कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ राघव भी अपने मिलने वालों के साथ बातों में बिजी था। तभी अचानक राघव की नज़र गेट पर गई और वह अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया। ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहने, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स और बाल खुले, वह दरवाजे पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। राघव की नज़र सिया पर जैसे ही पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और आसपास जैसे सब कुछ थमसा गया हो। राघव के कदम खुद ब खुद सिया की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन सिया की जैसे ही नज़र अपनी ओर आ रहे राघव पर पड़ी, तो वह परेशान हो गई और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। यह रावण मेरी ही तरफ क्यों आ रहा है? इतने लोगों में मेरी इज्जत का फालूदा ना बना दे। इससे पहले ही सिया, यहाँ से दादी के पास भाग चल। सिया ने राघव को अपनी तरफ आता देखा और उसे इग्नोर करके वहां से उस तरफ चली गई जहाँ गायत्री देवी बैठी थी। सिया को वहां से जाता देख राघव के कदम वहीं रुक गए और वह भी दूसरी तरफ बढ़ गया। अरे वाह, आज तो तुम बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। गायत्री अपनी आंख के किनारे से उंगली पर काजल लेकर सिया के कान के पीछे लगाते हुए बोली। सिया बस मुस्कुराकर रह गई। कब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कब आई? दादी, बहुत पहले आ जाती, लेकिन रास्ते में एक इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से लेट हो गई। आरब कहाँ है? मैं उससे मिलकर आती हूँ। वह इधर उधर नजर घुमाते हुए बोली। वो देखिए, आरब अपने दोस्तों के साथ है, जाइए और मिल लीजिए उनसे। गायत्री चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली। जी दादी, सिया ने इतना बोला और आरब से मिलने चली गई। वैसे मानना पड़ेगा, सिया हमारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ब्लैक कलर राघव को पसंद है, इसलिए ही हमने ब्लैक कलर की साड़ी आपके लिए मंगाई है, ताकि राघव आपको देखे। लेकिन पता कैसे करें राघव ने आपको इस साड़ी में देखा है या नहीं? गायत्री मन ही मन बोली और वहां से दूसरी तरफ चली गई। राघव की नजर रह रहकर सिया पर जा रही थी, जो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी और आरब के दोस्तों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। यही बात राघव को गुस्सा दिला रही थी। राघव के दिल से आवाज आ रही थी, सिया की नज़र भी उसकी तरफ उठे और वह भी उसे देखे, लेकिन वह तो आज पूरे मूड में उसे इग्नोर कर रही थी, जिसकी वजह से राघव को गुस्सा आने लगा था। सिया खड़ी आरब से बात कर रही थी, तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। सिया ने नंबर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आरब, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर सिया वहां से दूसरी तरफ चली गई और कॉल आंसर करने फोन कान से लगा लिया। कहाँ है सैम आप? यहाँ सब आ गए हैं, बस आप ही अभी तक नहीं आए। आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तुम बाहर गेट पर आ जाओ, फिर हम दोनों एक साथ अंदर चलेंगे। ठीक है, आप जल्दी आ जाइए, मैं बाहर ही आ रही हूँ। वह खुश होते हुए बोली और फोन कट करके मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। तभी राघव एकदम पता नहीं कहाँ से उसके सामने आया और सिया की कलाई पकड़कर उसे किचन में लेकर आया, जहाँ कोई नहीं था, और उसकी कलाई छोड़ दी। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? मैं गुस्से में बोली। चुप, एकदम चुप। कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो इग्नोर कर रही हो। सिया ने आंखें छोटी करके राघव को घूरा और बोली, आपको मेरे इग्नोर करने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आप तो एक बहुत ही नामचीन हस्ती हैं, फिर मेरे देखने ना देखने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और ऐसी कौन सी बात आन पड़ी जो आप मुझसे बात करने के लिए इतने बेकरार थे? दादी की वजह से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। राघव अपनी नज़र चुराते हुए बोला। क्या पूछना था दादी के बारे में? फिलहाल कुछ नहीं पूछना है, तुम पार्टी एंजॉय करो। राघव ने एक नज़र सिया पर डाली और अपना कोट सही करते हुए बाहर चला गया। एक नंबर का महारावण इंसान है। सैम बाहर इंतजार कर रहे होंगे, इस रावण के चक्कर में इतनी देर हो गई। सिया बड़बड़ाते हुए अपनी साड़ी संभालते हुए बाहर लॉन की तरफ बढ़ गई। कहाँ रह गई थी यार,
मैं कब से इंतजार कर रहा था। सैम इतना ही बोला, तभी उसकी नज़र सिया की पहनी साड़ी पर पड़ी तो वह बोलते बोलते रुक गया। ओह क्या बात है, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे नहीं पता था साड़ी में तुम इतनी खूबसूरत लगती हो। सैम सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। इतनी भी खूबसूरत नहीं लग रही हूँ, अंदर चलिए। सिया मुस्कुराते हुए बोली। मेरी नज़रों से देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितनी खूबसूरत हो, और साड़ी में उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। सैम ने सिया की आंख के किनारे पर लगा काजल अपनी उंगली पर लेकर सिया के कान के पीछे लगा दिया। आप भी बहुत हैंडसम और वो क्या कहते हैं, चार्मिंग लग रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, आप चलिए अंदर। सिया सैम के हाथ में अपना हाथ डालते हुए बोली। सैम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। सिया और सैम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले अंदर बढ़ गए, जहाँ सब लोग केक के पास खड़े थे और अरब केक काटने के लिए रेडी था। सिया ने सैम के हाथ से अपना हाथ निकाला और आगे बढ़ गई। सैम भी सिया के पीछे पीछे ही आगे बढ़ गया। ले चलिए अरब बेटा, आप केक कट कीजिए। अब तो सिया भी आ गई है। गायत्री सिया को आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली। जी दादी। इतना बोलकर अरब केक कट करने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू आरब। सब लोग एक साथ बोले और आरब ने केक कट करके सबसे पहले गायत्री देवी को खिलाया और फिर राघव को खिलाकर सैम को खिलाने लगा। राघव ने नौकरों से बोलकर सब गेस्ट को केक सर्व करने के लिए कहा और सैम के पास आ गया, जो सिया के साथ खड़ा बातें कर रहा था। सैम इतनी देर से क्यों आया तू? अगर आज नहीं आता तो आरब तुमसे कभी बात ना करता। किसी काम में फंस गया था यार, लेकिन वक्त निकाल कर फिर भी आ गया हूँ। वह दोनों खड़े एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि सिया उनके पास से हटकर किचन में चली गई, जहाँ मीना खाना का अरेंजमेंट देख रही थी। अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गई। एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम तब तक दादी से पूछकर खाना लगाने की तैयारी करो। ओके, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। इतना बोलकर मीना बाहर चली गई और सिया सारे सामान का जायजा लेने लगी, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। दादी बहुत लेट हो गया है और पार्टी भी लगभग खत्म होने लगी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। सिया बेटा, थोड़ी देर और रुक जाती। नहीं दादी, बहुत लेट हो गया है। माँ का बहुत बार फोन आ चुका है। ठीक है, फिर हम किसी को बोल देते हैं। इतनी रात में आप अकेले घर कैसे जाएंगी? गायत्री परेशान होकर बोली। दादी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सैम सर के साथ चली जाऊंगी। उनका घर भी मेरे घर की साइड ही पड़ता है। हाँ दादी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सिया को सेफली घर छोड़ दूंगा। सैम सिया की तरफ देखकर बोला। वहीं थोड़ी दूर पर किसी से फोन पर बात कर रहे राघव के कान में जैसे ही ये बात पहुंची तो उसके हाथ की मुट्ठियां भिज गईं और सैम को मुस्कुराता देख राघव अपना गुस्सा जब्त करते हुए उनके पास आकर खड़ा हो गया। चले सिया, सैम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा तो सिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिसे सैम ने पकड़ लिया। दादी मैं चलती हूँ, कल आपसे आकर मिलती हूँ। सिया ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर कहा। गायत्री की नज़र सिया के हाथ पर थी, जिसका हाथ सैम के हाथ में था। गायत्री ने सिया की तरफ देखकर राघव की तरफ देखा, जिसकी नज़र भी सिया के हाथ पर ही थी। एक बार फिर राघव के हाथ की मुट्ठी बंध गई और दांत भिज गए, लेकिन फिर भी राघव खुद के गुस्से को जब्त किए वहीं खड़ा रहा। सिया और सैम के वहां से जाते ही राघव भी ऊपर अपने रूम में चला आया और गुस्से से रूम का दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से से टेबल पर रखा जग उठाकर नीचे दे मारा, जिससे पूरे रूम में कांच बिखर गया। यह मुझे क्या हो रहा है? क्यों सिया को किसी और के साथ देखकर इतना गुस्सा और बेचैनी होने लगती है? कहीं मुझे उस लड़की से प्यार तो नहीं होने लगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो लड़की मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। एक मामूली सी लड़की से मुझे प्यार, यह पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसे दर्द देकर भी मैं खुश नहीं, बल्कि खुद भी दर्द में रहता हूँ। सैम के हाथ में सिया का हाथ क्यों था? आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? जब तक पता नहीं लगा लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। राघव मन ही मन बोला और नीचे चला गया। इधर गायत्री देवी हैरान और परेशान थी, सिया का हाथ सैम के हाथ में देखकर। उन्हें भी अच्छा नहीं लगा था। उनके दिल में भी अजीब से ख्याल आ रहे थे सिया और सैम को लेकर। क्या सैम और सिया एक साथ हैं? सुबह सिया के आते ही सबसे पहले उससे यही पूछूंगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें सिया का ख्याल राघव के दिल में नहीं डालना चाहिए। बस भगवान, जो हम सोच रहे हैं वो कुछ सच ना हो।
गायत्री ऊपर सीलिंग की तरफ देखकर बोली और अपने कमरे की तरफ चली गई। पूरी रात राघव बेचैनी से अपनी बालकनी में टहलता रहा और सिगरेट फूंकता रहा। रह रहकर सिया का सैम के हाथ में अपना हाथ देना आंखों के आगे घूम रहा था। बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राघव ने टेबल से अपना फोन उठाया और वही नंबर डायल किया जो पिछले 2 दिनों से रात के अंधेरे में मिलाकर फोन कान से लगा लेता था। हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो, कौन है भाई? आपके फ़ोन में ज़्यादा बैलेंस है जो इस तरह उसको खर्च कर रहे हो? बोलो, कौन है? हेलो। सिया ने नंबर देखा और कॉल कट करके मोबाइल फ़ोन ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। राघव की पूरी रात जागते हुए और बेचैनी में कटी। उसे समझ ही नहीं रहा था कि उसके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। राघव ने घड़ी में टाइम देखा, जहाँ घड़ी सुबह के 5 बजा रही थी। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और रूम के बाहर निकल गया। गायत्री देवी भी लिविंग रूम में काउच पर बैठी थी। उन्हें भी पूरी रात नींद नहीं आई। राघव को नीचे आते देख गायत्री देवी खड़ी हो गई और उसके पास आकर बोली, राघव बेटा, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? और आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? राघव गायत्री के पास आकर बोला, हम तो रोज ही इतनी सुबह उठ जाते हैं, लेकिन आज आप इतनी सुबह कैसे उठ गए? आँख खुल गई थी जल्दी, इसलिए जॉगिंग करने जा रहा हूँ और फिर ऑफिस भी जाना है। ठीक है राघव, आप जब तक जॉगिंग करके आते हैं तब तक हम आपके लिए नाश्ता तैयार करवा देते हैं। जी दादी। राघव ने इतना बोला और घर से बाहर निकल गया। सिया, ये साड़ी जो तुम रात में पहनकर आई थी बहुत ही महंगी लगती है। जानकी साड़ी देखते हुए बोली। माँ, महंगी क्यों नहीं होगी? दादी ने अपनी होने वाली बहू के लिए ली थी, लेकिन उनका पोता पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है जो शादी करने के लिए राजी नहीं होता। इसलिए कल दादी ने यह साड़ी पहनने के लिए मुझे दे दी। आजकल के बच्चों का भी कुछ समझ नहीं आता, शादी के नाम से दूर दूर भागते हैं। वैसे सिया, तुझे मैं तो बताना ही भूल गई, सैम की मॉम का कल फोन आया था। सगाई के लिए पूछ रही थी कौन सा दिन सही रहेगा, इसलिए तेरे बाबा और मैंने संडे का दिन बोल दिया है। माँ, संडे में तो 3 दिन ही बाकी हैं, आपने इतनी जल्दी क्यों बोला उनको? सगाई तो होनी ही है बेटा, आज हो चाहे 3 दिन बाद। वो तो ठीक है माँ, लेकिन इतनी तैयारी कैसे होगी? सिया परेशान होकर बोली। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैम के घर वाले चाहते हैं सगाई उनके ही घर हो। हमें कुछ नहीं करना है, बस तैयार होकर उनके घर जाना है। आज जाकर गायत्री जी से पूछकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेना, और कल सैम के साथ जाकर सगाई की शॉपिंग करने भी जाना है तुमको। ठीक है माँ, मैं दादी से बोलकर कुछ दिन की छुट्टी ले लूँगी और उनको भी सगाई में आने के लिए बोल दूँगी। अब चलती हूँ, वरना लेट हो जाऊँगी। इतना बोलकर सिया जानकी के गले लगी और फिर घर से बाहर निकल गई। इधर मल्होत्रा हाउस में सभी लोग लॉन में बैठे नाश्ता कर रहे थे। जब सिया वहां पहुंची, उसने मुस्कुराते हुए एक नज़र सबकी तरफ देखा और अंदर बढ़ गई। दीदी, आप भी सबके साथ नाश्ता कर लीजिए। दादी, आरव और राघव भैया बाहर लॉन में बैठे नाश्ता कर रहे हैं। मीना सिया को अंदर आता देखकर उसके पास आकर बोली, अभी घर से नाश्ता करके ही आई हूँ। जब तक दादी अंदर आएंगी तब तक तुम्हारी मदद करवा देती हूँ किचन के कामों में। इतना काम नहीं है दीदी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। इतने से काम के लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलो तुम आओ। अब तक सिया नहीं आई, काफी वक्त हो गया है। गायत्री देवी दरवाजे की तरफ देखकर बोली, दादी, सिया दीदी तो कब की आ गई हैं। आपको नाश्ता करता देख दीदी अंदर चली गई थी और अंदर ही आपका इंतजार कर रही हैं। राघव ने जब ये सुना तो वो फौरन चेयर से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले अंदर बढ़ गया। ये भाई को क्या हुआ, अचानक से उठकर क्यों चले गए? पता नहीं, शायद ऑफिस जा रहे होंगे। आप नाश्ता करिए, फिर यूनिवर्सिटी भी जाना है आपको। जी दादी। इतना बोलकर आरव नाश्ता करने लगा। राघव घर के अंदर आया और लिविंग रूम में नजर घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर ऊपर गायत्री के रूम से बाहर आ रही सिया पर पड़ी। राघव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया और सिया के सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक राघव के सामने आने से सिया डर गई और डर की वजह से पीछे हो गई। अपनी बढ़ती धड़कनों को सामान्य करके वह गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कौन डराता है? राघव ने सिया की कोई भी बात सुने बिना उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने रूम में लेकर आया और सिया की कलाई छोड़ दी। सिया राघव के चेहरे के भाव जानने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह उसके चेहरे पर नजर जमाए उसे ही देख रही थी। क्या कर रही थी तुम?
राघव उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या मतलब, क्या कर रही थी मैं? सिया राघव की आंखों में देखते हुए बोली, इतनी अनजान नहीं हो जितना अनजान बन रही हो, इसलिए सीधे सीधे बताओ, तुम्हारे और सैम के बीच क्या चल रहा है? राघव की बात सुनकर सिया शॉक्ड हो गई। उसे समझ ही नहीं आया राघव किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वह नासमझी में उसे देखने लगी। बोलो, तुम्हारे और सैम के बीच में क्या चल रहा है? राघव एक और कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपको क्यों जानना है? और आप होते कौन है जो मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं? यहाँ काम करती हूँ और अच्छे से अपना काम भी पूरा कर रही हूँ, यही जानना आपके लिए जरूरी है। इतना बोल कर सिया जाने लगी तो राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे दीवार से लगा दिया। इतने सीधे तरीके और प्यार से पूछ रहा हूँ तो तुम इतना भाव खा रही हो। अपने तरीके से पूछने लग गया तो एक दिन तुम्हारा इस घर में काटना मुश्किल हो जाएगा। राघव अपना चेहरा सिया के चेहरे के पास ले जाकर दांत भींचते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको क्या हुआ है, क्यों इस तरीके से मुझसे बात और ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। सिया अपना हाथ राघव की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो। क्या पूछना है आपको मेरे और सैम के बारे में? यही, तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है? सैम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और 3 दिन बाद हमारी सगाई है। आपको और दादी को उसके लिए ही आज इनवाइट करने आई थी। सिया ने राघव की आंखों में देखकर बोला। उसके इतना बोलते ही राघव के हाथ की पकड़ सिया की कलाई पर ढीली पड़ गई और वह उससे 2 कदम पीछे हो गया। दादी के साथ आप मेरी सगाई में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोलकर उसने एक नज़र राघव पर डाली और वहां से चली गई। सिया के इतना बोलते ही राघव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या रिएक्ट करे। आंखों में नमी के साथ साथ गुस्सा बढ़ने लगा था। राघव ने अपनी आंखें बंद करके खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और बेड पर पड़ा अपना मोबाइल फोन उठाकर रूम से बाहर चला गया। इन्हें क्या हुआ? पहले कभी इस तरह से बात नहीं की, फिर आज क्या हुआ और इतने गुस्से में क्यों थे? सैम और मेरे बारे में जानने के लिए इतने बेचैन क्यों थे? कुछ समझ में नहीं आया। आखिर इस रावण के दिमाग में चल क्या रहा है? एक बार जाकर पूछती हूँ इस रावण को इतनी मिर्ची क्यों लग रही थी। सिया मन ही मन बोली और जाने के लिए जैसे ही पलटी तभी उसे गायत्री की आवाज़ सुनाई दी जो उसे अपने पास बुला रही थी। बाद में पूछ लूंगी, अभी दादी के पास जाती हूँ और उनको अपनी सगाई की खुशखबरी देती हूँ। दादी तो बहुत खुश होंगी मेरी सगाई की बात सुनकर, सिया ने खुश होते हुए कहा और नीचे की तरफ बढ़ गई। ठीक हुआ सिया, आप आ गई। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी दादी बोलिए, क्या बात करनी है? हमारी बात का बुरा मत मानना, हमारे दिल में एक बात आई और हम बस आपसे वही पूछना चाहते हैं। आप इतना क्यों सोच रही हैं दादी? आप तो हमारी बड़ी हैं। आपकी बातों का मुझे बुरा नहीं लगता। आपको जो भी बात करनी है आप बोलिए। तुम्हारे और सैम के बीच कुछ चल रहा है क्या? आपको और सैम को देखकर हमें कल रात ऐसा लगा। जी दादी, आपको जो भी लगा बिल्कुल सही लगा। मैं और सैम एक दूसरे को पसंद करते हैं और संडे के दिन हमारी सगाई है। मैं आपको और आरब को अपनी सगाई में इनवाइट करने आई थी, लेकिन देखिए आपको पहले ही पता चल गया। वह खुश होते हुए बोली। सिया की बात सुनकर गायत्री की कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। दिमाग एकदम से ब्लॉक हो गया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दादी, क्या हुआ आपको? दादी प्लीज आंखें खोलिए। आरब, आरब, सिया चिल्लाते हुए बोली। सिया की आवाज सुनकर बाहर लॉन में फोन पर बात कर रहे आरब ने सुनी तो वह फौरन ही अंदर की तरफ भागा। इमरजेंसी रूम के बाहर राघव के साथ साथ आरब और सिया भी बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहे थे और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। 4 घंटे बाद उन सबका इंतजार खत्म हुआ और डॉक्टर बाहर आए। राघव फौरन ही डॉक्टर के पास आया और आते ही बेचैनी से पूछा, डॉक्टर मेरी दादी कैसी हैं? अब उनकी तबीयत कैसी है? आपकी दादी को हार्ट अटैक आया है, अभी पेशेंट खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में हम उनको जनरल रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप पेशेंट से मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। राघव ने खुद को संभाला और आरब के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला,
दादी ठीक है, अभी डॉक्टर बताकर गए हैं। तू टेंशन मत ले छोटे, और थोड़ी देर घर जाकर आराम कर ले। यहाँ दादी के पास मैं हूँ। नहीं भाई, जब तक दादी को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आरव राघव की तरफ देखकर बोला। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, तू यहीं रहना। इतना बोलकर राघव वहां से डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। सिया भी राघव के साथ ही उसके पीछे आई और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और दादी की दवाइयाँ और खाना के बारे में पूछ लूंगी। राघव बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ रहा था और सिया उसके साथ चल रही थी और बीच बीच में उसकी तरफ भी देख रही थी। थोड़ी देर बाद राघव डॉक्टर से मिलकर केबिन से बाहर आया और आगे बढ़कर सिया भी उसके पीछे ही केबिन से बाहर आई और राघव के कंधे पर हाथ रखा, जिससे उसके बढ़ते कदम वहीं रुक गए। क्या हुआ है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, इसलिए बेहतर होगा तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। राघव खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। मैंने क्या किया है जो आप मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं? सिया हैरानी से राघव की बात सुनकर बोली। इतना कुछ करने के बाद भी बोल रही हो, तुमने क्या किया है? जब से हमारी जिंदगी में आई हो तब से दादी कभी ठीक नहीं रहती, और आज तुम्हारी वजह से दादी को हार्ट अटैक आया है। इससे पहले मेरे हाथों से कुछ गलत हो तुम यहाँ से और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। इतना बोलकर राघव वहां से चला गया और सिया हैरानी से उसे जाता देखती रही। मेरी वजह से दादी को हार्ट अटैक आया है, लेकिन मैंने किया क्या है? वह अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए खुद से बोली और राघव के पीछे चली गई। राघव आरव के पास आया और वहीं पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है छोटे? दादी ठीक है और थोड़ी देर में दादी को होश भी आ जाएगा। उसके बाद तू दादी से मिल लेना। भाई, दादी को अचानक से क्या हो गया? सुबह दादी बिल्कुल ठीक थी। आरव भर्राए गले से बोला और राघव की तरफ देखा। कुछ नहीं हुआ है दादी को, दादी ठीक है। राघव ने आरव को अपने गले लगाकर उसकी कमर थपथपाते हुए बोला। राघव की नज़र आरव के पीछे खड़ी सिया पर पड़ी। उसे देखकर राघव के दांत गुस्से से भिज गए। वह आरव से दूर हुआ और गुस्से से सिया के पास आया और उसकी कलाई पकड़कर उसे वहां से ले गया। कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। सिया अपना हाथ राघव के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन राघव ने ना तो उसकी कोई बात सुनी और ना ही उसकी तरफ देखा। राघव ने सिया की कलाई एक कोने में लाकर छोड़ी और गुस्से से घूरने लगा। क्या किया है मैंने? सुबह से आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मेरी वजह से दादी को कुछ नहीं हुआ है। दादी खुद से बेहोश होकर गिरी थी। समझ क्यों नहीं रहे हैं आप मेरी बात? यह हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ ऊंची आवाज में मत बोलो और चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। जब तक दादी को होश नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो हमारी दादी है और हम उनका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। दादी के साथ मेरा भी एक रिश्ता है, इसलिए जब तक दादी को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सिया ने राघव की आंखों में देखकर कहा और वहां से चली गई। राघव सिया को जाता देखता रहा और फिर वह भी वहां से उसके पीछे चला गया। गायत्री देवी को होश आ गया था। सिया उनसे मिलकर घर चली गई थी और राघव ने आरव को भी समझाकर घर भेज दिया था और खुद ही गायत्री देवी के पास हॉस्पिटल में रात को रुक गया था। आज का दिन राघव और आरव पर बहुत ही भारी गुजरा था। सुबह से दोनों भाई हॉस्पिटल में थे। अब भी राघव गायत्री देवी के पास बैठा था और रह रहकर वह उस वजह को ढूंढ रहा था जिससे उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा और हार्ट अटैक की नौबत आ गई। राघव, हम ठीक हैं बेटा, आप और आरव इतना परेशान मत हो। गायत्री देवी अपनी आंखें खोलकर बहुत ही कमजोर आवाज में बोली। आप कितना ठीक हैं यह मुझे पता है दादी। आपको क्या हुआ था दादी? आप कैसे बेहोश हो गई थी? राघव अपनी दादी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला। अगर हम आपको वजह बताएंगे तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? आप दादी है मेरी, मेरे माँ बाप से ज़्यादा मुझ पर आपका हक है। क्यों नहीं मैं आपकी बात मानूंगा? दादी, आप बोलिए क्या बात है? सिया को हम आपकी पत्नी बनाना चाहते थे। उन्हें हमेशा आपकी पत्नी के रूप में ही हमने देखा है और सिया को अपने घर भी हम इसलिए ही लेकर आए थे ताकि आप सिया को जानें समझें और उसके साथ वक्त बिताएं। लेकिन सिया को हमारी बहू बनाने का सपना
हमारा सपना ही रह गया। सिया और सैम का रिश्ता तय हो गया है और 3 दिन बाद उनकी सगाई है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलकर गायत्री देवी चुप हो गई और अपनी आंखों में आए आंसू साफ करने लगी। राघव बैठा गायत्री की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी दादी उसका घर बसाने के लिए इतनी परेशान थी। दादी, सिया के अलावा इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं। आप जिससे भी चाहोगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सिया के साथ बहुत ही अपनापन और लगाव हो गया है हमें, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। दादी, आप इन सब बातों को छोड़िए और आराम करिए। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। एक बार आप ठीक हो जाएं, उसके बाद हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। राघव के इतना बोलते ही गायत्री देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। राघव की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। सिया की वजह से दादी की इतनी तबीयत खराब हो गई। ऐसी भी क्या खास बात है उस लड़की में जो हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। मैं खुद भी उसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ। जितना उससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ उतना ही उसके करीब जा रहा हूँ। उस लड़की से दूर रहना होगा मुझे और दादी के दिल से सिया को निकालना होगा। वह मन ही मन बोला और वहीं पड़े काउच पर आकर लेट गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल सिया के ख्यालों में खोया हुआ था। चाह कर भी सिया को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। इसी जद्दोजहद में पता नहीं चला कब राघव की आंख लग गई और वह नींद के आगोश में चला गया। सुबह राघव की आंख खुली। उसने लेटे लेटे ही गायत्री की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। गायत्री के पास सिया को बैठा देखकर वह चौंक गया और उठकर बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राघव गुस्से से मगर धीरे से बोला, क्योंकि गायत्री देवी अभी भी सो रही थी। सिया ने राघव की तरफ देखा और खड़ी होकर उसके पास आई और बोली, दादी के लिए नाश्ता लेकर आई थी। नाश्ता लाने के लिए यहाँ बहुत आदमी हैं। तुम्हें इतनी मेहरबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मना किया था मैंने यहाँ आने से। फिर क्यों आई तुम यहाँ? दादी से मिलने आई थी। और आप जरा धीरे से बोलिए, दादी जाग जाएंगी। सिया ने इतना कहा और दादी के पास आकर वापस बैठ गई। आपके लिए भी नाश्ता लेकर आई हूँ, मुंह हाथ धो लीजिए, उसने दादी की तरफ देखकर कहा। राघव ने एक नज़र सिया पर डाली और रूम से बाहर निकल गया। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब सिया सैम के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में पहनने वाली थी। सुबह से ही सिया बहुत खुश नजर आ रही थी और उसे देखकर जानकी और अतुल के चेहरे पर एक सुकून था। हर माँ बाप के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। इसलिए जानकी और अतुल बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। सिया बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हमें निकलना है। जानकी तैयार होकर सिया के रूम में आई जहाँ सिया बैठी तैयार हो रही थी। माँ, बस थोड़ी देर और लगेगी रेडी होने में, सिया पैरों में पायल पहनते हुए बोली। ठीक है, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर जाकर देख लेती हूँ सारी तैयारी हो गई है या नहीं। इतना बोलकर जानकी जी वहां से चली गई और सिया तैयार होने लगी। तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। सिया ने वहीं टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। सैम की वीडियो कॉल देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कॉल आंसर की। फोन की दूसरी तरफ सैम तैयार बैठा मुस्कुरा रहा था। आप तैयार हो गए? हाँ जी, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ और अपनी होने वाली बीवी का वेट कर रहा हूँ कब मेरे सामने आए और मैं अपने नाम की अंगूठी उसकी उंगली में पहनाऊँ। थोड़ा और वक्त लगेगा आपकी होने वाली बीवी को आपके पास आने में, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, यार जल्दी आ जाओ और इंतजार नहीं होता। सैम उदास फेस बनाते हुए बोला, आप कॉल कट करेंगे तभी तो जल्दी तैयार होकर मैं आपके पास आ पाऊंगी। सिया हंसते हुए बोली, ठीक है बाबा, जल्दी आओ। आई एम वेटिंग फॉर यू एंड आई लव यू। सैम के इतना बोलते ही सिया के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इधर गायत्री देवी लिविंग रूम में बैठी थी जब उनकी दवाई लेकर राघव उनके पास आया। दादी, आपकी दवाई। राघव गायत्री की तरफ दवा बढ़ाते हुए बोला। आप हमारी इतनी फिक्र मत कीजिए राघव, हम सच में ठीक हैं और हमारा ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। हमारे चक्कर में आप 3 दिन से ऑफिस भी नहीं गए हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।